नमस्कार जी, मैं आपका रोहित मनन बद्दी लाइव में आपका स्वागत है। QCFI का 8वां अधिवेशन संपन्न हुआ। चेयरमैन अजय परिषा की अध्यक्षता के अंदर वो संपन्न हुआ। बहुत सी कंपनियों में हिस्सा लिया और कुछ कंपनियों को गोल्ड मेडल भी मिले और कुछ कंपनियों को सिल्वर मेडल भी मिले। तो QCFI अधिवेशन की आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। श्री देवव्रत यादव जी जो ESI कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बतौर सहायक निर्देशक बद्दी 2021 में सेवानिवृत्त हुए। एज ए सहायक निर्देशक 10 वर्षों तक उन्होंने ESI कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में बतौर जनसंपर्क अधिकारी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में इन्होंने 100 से अधिक सुविधा समागम आयोजन किए, जिससे उन्होंने संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उनके हकों के बारे में जानकारी दी है। वो हक कैसे लिए जाए, ESI से क्या क्या दिक्कत आती है तो क्या क्या एक्शन लेना है, सदा ही वो तत्पर रहे हैं, अवेलेबल रहे हैं इस सुविधाओं का हित लाभों का कैसे बेनिफिट लिया जाए। 50 से अधिक उद्योगों में इन्होंने प्रबंधक वर्ग के साथ वर्कशॉप आयोजित करी। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने मैनेजमेंट साइड को अपनी नॉलेज शेयरिंग करी। हाउ टू मेंटेन द कंप्लायंसेस, हाउ टू मेक ए सिस्टम जिसे हम जीरो मिस्टेक कर सके। जब भी कभी ESI अथॉरिटीज आपके पास आए, आपको ये ना लगे कि भी यार ये इंस्ट्रक्शन हुई है, हम क्या करें। और मजदूर संघों ने भी श्री देवव्रत यादव जी का भरपूर साथ दिया है। उन्होंने भी इनको काफी प्रशस्ति पत्रों से कई बार नवाजा गया है। और वर्तमान में यादव जी हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीगल एडवाइजर हैं और उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के लिए निःशुल्क सलाह उत्पन्न देते हैं, उनको मदद करते हैं। जिस भी हमारे कर्मचारी साथी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, ESI से रिलेटेड हो, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपका मार्गदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपकी हेल्प करेंगे। ये पर्सनैलिटी ऐसी है, इनके बारे में चाहे मैं 15 मिनट और बोलता जाऊं तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे, इनके बारे में सक्सेस स्टोरी कम पड़ जाएगी। मैं इनवाइट करूंगा श्री देवव्रत यादव जी को कि वो स्टेज पर आए, तो हमारे साथियों को सोशल सिक्योरिटी से जो बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं और इंडस्ट्री में हम अपने स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस को कैसे फुल प्रूफ कर सकते हैं, जीरो मिस्टेक। सो प्लीज हैव ए वेलकम मिस्टर देवव्रत यादव जी। थैंक यू जोगिंदर जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्ते करता हूं और आज के इस अधिवेशन में अजय परिषा जी और मुकेश जैन जी, अन्य वरिष्ठ अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों साथियों, जो मुझे मौका दिया है आज यहाँ अपनी बात रखने के लिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और मैं कोशिश करूँगा जितने मेरे साथी यहाँ पर हैं कि आपको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मैं जानकारी वो दूंगा, शायद आप लोगों को उसके बारे में ज्ञान ना हो। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप ज्ञान दे सकते हैं। अगर आप किसी एक का भी भला करते हैं तो समाज का बहुत बड़ा भला है। साथियों, जैसे दूसरे देशों में भी सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत एक्ट्स बनाए हैं, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को हम मुबारकबाद देते हैं आप लोगों की तरफ से। हमारे देश में कानूनी आप लोगों को अधिकार दिए हैं, जबकि कुछ कंट्रीज में वो कानूनी अधिकार नहीं है। आपने देखा है वेजेज एक्ट है, बोनस एक्ट है, मैटरनिटी एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, EPF एक्ट है, ESI एक्ट है। आपके सारे अधिकार कानून के अंदर हिंदुस्तान में दिए हैं। अब मैं आपको जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूं वो है आपका ESIC। और मेरे जितने साथी हैं, मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि मेरे वक्तव्य के दौरान यदि आपको कुछ पूछना है या आप समझते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक नहीं है, तो आप खड़े होकर मुझसे जरूर पूछें। मैं जो भी इस समय बोलूंगा, मैं उनका सारा जो लॉ जो कहता है वो मैं अपने साथ लेके आया हूं। और अपना वक्तव्य के बाद मैं जोगिंदर जी को ये देके जाऊंगा, आप लोगों से शेयर कर लेंगे। आपके काम, आपके किसी साथी के काम ये अवश्य आ सकता है। देखो, सबसे पहले एक नॉर्मल सी जो बातें होती, ESI क्या है,
ये कैसे होता है, मेरे ख्याल आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर सिक्योर मीटर से और ल्यूमिनस से, गोदरेज से, मॉन्डलीज से और दुनिया भर की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हमारे बद्दी सर्कल में, उनसे आप लोग हैं यहाँ। और मैं महसूस करता हूं आप सब पढ़े लिखे हैं और आप सब लोगों को ज्ञान भी बहुत है। मैं आप लोगों से केवल वो चीज शेयर करूंगा शायद जिसका आप लोगों को ज्ञान नहीं है। सबसे पहले मैं आप ही को पूछूंगा, क्या आप दोनों साथी, मुझे मालूम आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, आप ईएसआई के परिवार में नहीं आते, क्या आप लोगों को ये मालूम है किसी को, मैं ईएसआईसी में आया, रजिस्टर हुआ, मेरे परिवार में, मैं अनमैरिड हूं, अविवाहित हूं, मेरे परिवार में कौन कौन लोग आ सकते हैं जिससे ईएसआईसी का मुझे बेनिफिट मिले? आप लोगों में से कोई बता सकता है? कोई एक बताए खड़ा हो, सारे नहीं, बिल्कुल गलत बताया। मैंने तभी बोला, देखो आप आज आपको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, मैं रियली बता रहा हूं आपको। मैं आपको पूरा डेफिनेशन बता रहा हूं चारों सिचुएशन में। सबसे पहले साथी इधर सुने आप लोग, और आप लोग फिर क्वेश्चन करना। अविवाहित युवती, अनमैरिड जो गर्ल्स हैं, अविवाहित युवती के मामले में यदि उसके घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, जैसे बड़ा भाई, बड़ी बहन, माँ बाप, उस सिचुएशन में उसके माता पिता परिवार में आ सकते हैं, लेकिन वो आश्रित होने चाहिए युवती पर। आश्रित की परिभाषा क्या है? उनकी मासिक जो इनकम है सभी सोर्सेज से वो ₹9,000 तक रहनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह है अविवाहित युवती के मामले में। यदि उसके माता पिता नहीं है, माता पिता जिंदा नहीं है किसी भी कारण से, उस कंडीशन में उसके भाई बहन आ सकते हैं परिवार में, जो उस पर आश्रित हों और अवयस्क हों। अब अवयस्क के बारे में क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि भाई और बहन अवयस्क किस उम्र तक रह सकते हैं? कोई एक बता सकता है जी? नहीं, देखो भाई और बहन मैंने दोनों को पूछा है, आपने किसका बताया है? बिल्कुल आपने सही कहा। भाई की उम्र जो है हमारे हिंदुस्तान सरकार के अनुसार 18 वर्ष है पुरुष की। अब मुझे बहन के बारे में बताओ, लड़की के बारे में कोई बता सकता है जी? नहीं, एक ने किसने बोला शादी नहीं होती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कौन सी कंपनी से हैं? सिक्योर मीटर। मैंने कहा था, मैं नाम लेना भूल गया था, हमसे डिस्कशन कर रहा था। सिक्योर मीटर में नेता बहुत होशियार है। बिल्कुल सही कहा है कि लड़की के मामले में, महिला के मामले में जब तक उसकी शादी नहीं होती परिवार में मानी जाएगी एज पर ईएसआई एक्ट। ठीक है जी। दूसरे, अगर भाई या बहन मेंटली या फिजिकली रिटायर्ड हैं तो आजीवन परिवार में माने जाएंगे। समझ गए जी? लड़की का बताया है कि जब तक वो अनमैरिड है। इसी प्रकार से अविवाहित युवक के बारे में है, उसके माता और पिता जो उस पर आश्रित हैं, भाई बहन नहीं आएंगे। अगर माता पिता नहीं हैं तो भाई बहन जो अवयस्क हैं और उस पर आश्रित हैं परिवार में आएंगे। अब आता है विवाहित पुरुष। विवाहित पुरुष के मामले में उसकी पत्नी है, वो आएगी। अगर पत्नी किसी फैक्ट्री की मालकिन है या उसकी इनकम महीने की 50 करोड़ रुपया है। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, गोदरेज को छोड़ के बस, क्योंकि गोदरेज में 2 सेशन हो चुके हाल ही में। मान लीजिए कि मैं ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हूं, मेरी पत्नी एक फैक्ट्री की मालकिन है या उसकी 50 करोड़ रुपया की महीना की इनकम है, क्या मेरे परिवार में आएगी एज पर ईएसआई एक्ट? नहीं आएगी। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि जो चीज समझ में नहीं आए वो मैं गहराई से समझा सकूं। पत्नी और पति ये स्पाउस में आते हैं, इनकी इनकम से कोई लेन देन नहीं है, वो हमेशा परिवार की डेफिनेशन में आएंगे। तो यहां तक आप समझ गए? विवाहित पुरुष के मामले में आप समझ गए हैं, उसकी पत्नी बाय वर्च्यू पत्नी स्पाउस है,
परिवार में आएगी, उसके माता पिता जो उस पर आश्रित है परिवार में आएंगे, उसके बच्चे जो आवश्यक हैं और आश्रित हैं परिवार में आएंगे। अब मैं एक सवाल पूछूंगा विवाहित महिला के मामले में। वही विवाहित महिला के मामले में पति होने के नाते परिवार में आएगा? क्या उसके माता पिता या सास ससुर परिवार में आएंगे? कोई एक बताए मेरे साथी। तो खड़े होकर बताओ यार, माता पिता या सास ससुर या दोनों? मैं उसी सवाल को पूछता हूं जिसको मैं गहराई से समझाना चाहता हूं। माता पिता और सास ससुर महिला के परिवार में नहीं आएंगे, ये लगभग भ्रांति रहती, इसलिए मैंने जानबूझ के जोर दिया है। महिला के मामले में महिला उसी को कहेंगे जो विवाहित है, उसका पति, उसके बच्चे जो उस पर आश्रित हैं और आवश्यक हैं वो परिवार में आएंगे। सास ससुर या माता पिता परिवार में नहीं आएंगे। पहले दिन से आपको बताया, जब वो ड्यूटी के लिए चलता है, पूरे दिन ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के पश्चात जहां रहता है वहां जाता है। इस पूरी अवधि में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो ईएसआईसी उसका बेटर से बेटर इलाज कराएगी। अर्निंग कैपेसिटी का लॉस है, उसके लिए पेंशन होगा। बाय द वे डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट्स को पेंशन मिलेगी। दूसरा, एक दिन नौकरी करने पर ही, केवल एक दिन, आपने एक दिन नौकरी की, नेक्स्ट डे से नहीं की, 3 महीने तक आप जो ईएसआईसी में हैं और आपका परिवार 3 महीना तक ईएसआई इंस्टीट्यूशन से अपना इलाज करा सकते हैं। कि भाई सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, सुना आप लोगों ने? अति विशिष्ट उपचार के लिए, जैसे किसी को किडनी खराब हो गई है, लीवर खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, जिस पर ज्यादा पैसा खर्च होता हो, उसके लिए कुछ शर्त है ना कि व्यक्ति कि खुद की जो ईएसआईसी में है, जब 6 महीने की नौकरी होगी, 6 महीने में 78 दिन की उसकी हाजिरी होगी तो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए इंटाइटल है। परिवार के मामले में जब 1 साल की नौकरी होगी, 1 साल के दौरान उसके 156 दिन की हाजिरी होगी तो वो हकदार है। यही है ना? क्या पहले दिन से ही जो ईएसआई में सदस्य आया और उसका परिवार सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का हकदार है? सारे भाई बताओ। देखो, नहीं है यार, अप्लाई तो दो ना, आप जब इंटरेक्शन करेंगे तभी तो आपको भी समझ में आएगा ना। नहीं है ना? नहीं, मैं आपको इसीलिए इस अधिवेशन का जो आप लोगों ने समय दिया उसका यही फायदा है। अब पहले ही दिन से केस टू केस बेसिस पर ईएसआई में पंजीकृत व्यक्ति और उसका परिवार अति विशिष्ट उपचार के लिए पात्र है। अगर आप लोगों के कुछ साथी हैं जिनके माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनको कोई अति विशिष्ट उपचार की जरूरत है, कैंसर जैसे इलाज की, तो आप निश्चिंत उनका इलाज करा। मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर जगह प्रचार करते हैं। और उनके जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली उनकी ड्यूटी है कंपनी जाकर अवेयर करें। और आपने देखा था शायद, मैंने 10 साल में 100 से ज्यादा कंपनियों में जाके मैंने अवेयरनेस सेशन किया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था। फिर भी आज के अधिवेशन में मेरा थोड़ा सा वक्तव्य रखा है तो मैं 2-4 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप सबके लिए लाभप्रद है। यदि मैं नसबंदी करवा रहा हूं, मुझे 1 सप्ताह के लिए छुट्टी मिलेगा जिसका मुझे पैसा मिलेगा। यदि नलबंदी हो रही है मेरे घर में तो 15 दिन के लिए मुझे छुट्टी मिलेगी जिसका मुझे पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया जी? अच्छा, एक बात और बताइए आप मेरे को, आप लोग जो भी मैरिड हैं उनके घर में डिलीवरी तो होना है। गांव में डिलीवरी है, कहीं भी डिलीवरी है, जहां पर ईएसआईसी की आपने सुविधा नहीं मिल रही आपको, जहां डिलीवरी है उसके 8 किलोमीटर के दायरे में, तो ईएसआईसी से कुछ मिल सकता है? बताओ क्या है जी? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 5,000 रुपए नहीं, आपने अपनी तरफ से सही बताया है। ये लिमिट बढ़कर अब 7,500 रुपए होगी। और ये नहीं कि ईएसआईसी की सुविधा 8 किलोमीटर में नहीं है। मान लीजिए ईएसआई डिस्पेंसरी है, दिन में तो चालू है, रात के टाइम डिस्पेंसरी नहीं चल रही और डिलीवरी होना, तो क्या करूं? तब भी आप हकदार हैं। यहां तक समझ गए आप? अब मैं आपको एक जो पहलू शुरू किया था कि बहुत पैसा मोटा खर्च होता है एक इलाज में, एक शिक्षा में।
आप लोगों को सबको शायद मालूम ना हो, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में एमबीबीएस के जो डॉक्टर हैं, बीडीएस हैं, इनके लिए आरक्षण है ना, मालूम होगा ये तो आपको। ईएसआई में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, इनके बच्चों को भी रिजर्वेशन है। तो आप लोगों को पता है नहीं पता है? जो ईएसआई के अंदर लोग हैं रजिस्टर्ड, उनके बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस, जितने भी टेक्निकल हैं, जैसे लैब असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, इन सभी शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन है। आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। अगर कोई उद्योग या संस्था बंद हो जाती है, वर्कर की छटनी कर दी जाती है, तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत उस व्यक्ति को पुनः नौकरी मिलने तक या 2 साल जो भी पहले है, उन लोगों को सहायता मिलती है। 1 साल तक, पहले 1 साल तक उसकी जो तनख्वाह थी डेली एवरेज का 50% मिलेगा घर बैठे। दूसरे साल में 25% घर बैठे मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा, कंपनी चल रही है और आपकी नौकरी चली जाती है, तो कुछ मिलता है ईएसआई की तरफ से। अब सारे साथी बैठे चुप क्यों हैं? उसमें भी मिलता है। जब से कोविड शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है, यदि किसी की नौकरी जाती है, और ये जून 2024 तक लागू रहेगा। मान लीजिए किसी का कोई इमरजेंसी है, खुद के साथ या परिवार के साथ, आप लोग क्या कोशिश करते हो कि पहले ईएसआईसी में जाए, रेफर कराएं, फिर इलाज पाएं, यही होता है ना? नहीं, इमरजेंसी में आप जो भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल नजदीक है, वहां जाकर इलाज कराइए। आपका जो पैसा खर्च होगा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर जो रेट तय है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है जी। अगला, आप ईएसआई इंस्टीट्यूशन में गए, ईएसआई हॉस्पिटल ने, डिस्पेंसरी ने आपको या आपके पेशेंट को रेफर किया, कहीं भी जहां रेफर करते हैं वहां आपको एक पैसा भी नहीं देना है। और जब रेफर करते हैं तो ईएसआईसी से एम्बुलेंस मिलती है आप लोगों को, आप एम्बुलेंस लेके जाएं। जहां आपको रेफर करते हैं उसकी लिस्ट लगी है आजकल वेबसाइट पे भी, हर हॉस्पिटल में है। डॉक्टर की मर्जी से रेफर नहीं होगा, आप चॉइस करेंगे मुझे कौन से हॉस्पिटल जाना है, उन लिस्ट में से आप उस हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को रेफर कराएंगे। यहां तक हो गया। अब यह है, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड है, मान लीजिए आपने पूरा जिंदगी नौकरी की, नौकरी करने के पश्चात आपको ईएसआईसी से क्या मिलता है? क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? आपने पूरी जिंदगी नौकरी की है, नौकरी करने के पश्चात ईएसआईसी से क्या मिलता है? नहीं, ईएसआईसी से कोई पेंशन नहीं मिलता, ईपीएफ से मिलता है। ईएसआईसी से क्या मिलता है? आप देश के जिस भी कोने में रहते हैं, देश के जिस भी कोने में आप या आपका परिवार, आप 10 रुपया महीना या 120 रुपया साल का देके आप और आपका परिवार आजीवन ईएसआई संस्थानों से अपना और अपने परिवार का निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप ईएसआईसी में रहे, रजिस्टर रहे, आपकी जब रिटायरमेंट हो गई है, रिटायरमेंट 3 तरीके से होती है ना, एक जब आपकी आयु होगी तो रिटायरमेंट होगा, एक आपको जबरन रिटायर कर दे मैनेजमेंट, एक आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ले, 3 ही तरीके से होती है ना। हाँ जी, ईएसआई का जो नॉमिनेट बनाया होगा उसको नहीं, नॉमिनी का नहीं होता उसमें क्या है कि अभी तक नहीं था। आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, जोगिंदर जी और अजय पसरीजा जी जानते हैं, मुकेश जैन जी को भी शायद नहीं पता, अभी तक नहीं था, लेकिन गोदरेज में ही एक केस हुआ और इन लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने भी सहायता की, और आप सबके लिए खुशी की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ बद्दी हिमाचल प्रदेश की मेहनत से लागू हुआ है। यदि कोई कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट के पश्चात, तो उसकी वाइफ को भी वही हक दिया गया है, 120 रुपया साल का देके अपना और अपने बच्चों का आजीवन ईएसआई से इलाज करा सकते हैं। अब इस पे ताली तो बजावे, इतना अच्छी होती है।
इससे सिर्फ गोदरेज का ही फायदा नहीं हुआ है, जितनी अवेयरनेस और जितना ज्ञान हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर पर बद्दी में ESIC का आप लोगों को है, देश के किसी भी राज्य में नहीं है। और उसका श्रेय यहाँ की जो हमारी उद्योग हैं, उद्योग प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो ESIC के मैनेजमेंट वाले हैं। आज के दिन वहां पर संजीव कुमार है रीजनल डायरेक्टर। संजीव कुमार जी का आपने बिहेवियर देखा है। संजीव कुमार जी के नेतृत्व में मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को किसी भी वर्कर का कोई हक नहीं मर सकता। आप टेलीफोन करेंगे, टेलीफोन पे भी अटेंड करेंगे और जो हक बनता है वो हर आदमी को हक देने के लिए खड़े हैं। लेकिन यदि आप अपने गांव चले गए, बिहार चले गए, बंगाल चले गए, हिमाचल में, अपर हिमाचल में चले गए और रास्ते में कोई दुर्घटना घट जाती है, क्या उसमें आपको कुछ मिल सकता है? नहीं मिलेगा। मैं बड़ी काम की चीज बता रहा हूं आप लोगों को। आप बेशक ESIC में नहीं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने संस्था को भी फायदा दे सकते हैं। क्या मिल सकता है? और इस दोनों का फायदा, इसमें मैनेजमेंट का भी फायदा है और वर्कर का भी फायदा है। आप जब भी जो ESI में मेरे साथी रजिस्टर्ड हैं, जब भी आप गांव जाएं, कहीं और जाएं, किसी पिकनिक स्थान पर जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, एक छोटा सा ध्यान रखना, आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। जब भी आप उद्योग से जाएं, छुट्टी लेके जाएं, बिना छुट्टी के ना जाएं। विशेष तौर पर सिक्योर मीटर को बता रहा हूं, छुट्टी लेके जाएंगे आप, आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन सैंक्शन होनी चाहिए। आप जहां भी जा रहे हैं, देश के जिस भी कोने में जा रहे हैं, अगर कहीं कोई दुर्घटना हो गई है, ESIC पूरी जिम्मेवार है। आपका इलाज भी होगा, आपको पेंशन भी मिलेगी और अगर कोई डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट पेंशन भी मिलेगी। तो जहां शुरू हुआ था उत्पाद गुणवत्ता, जब आप निश्चिंत रहेंगे, यार मैं या मेरा परिवार बीमार पड़ता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा बेस्ट से बेस्ट इलाज होगा, खर्चे की तरफ नहीं सोचूंगा, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनकी शिक्षा के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ESIC से अपने आप होगा। जब आप निश्चिंत रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, आपका टाइम पे इलाज होगा, तो स्वस्थ कार्य बल होगा, निश्चिंत कार्य बल होगा, चिंता से मुक्त कार्य बल होगा, तो काम भी उसी हिसाब से करेगा। उत्पाद में गुणवत्ता आएगी कि नहीं आएगी? तो मेरा आप लोगों का जो वर्कर्स से सामाजिक सुरक्षा का जो मेरे को अधिवेशन में समय दिया गया था, मैंने उस पर आपको विचार रखे। रीजनल ऑफिसेज में, ESI हॉस्पिटल्स में, ब्रांच ऑफिसेज में फिक्स किया है डेट एंड टाइम सुविधा समागम के लिए। वो लोग प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर जगह प्रचार करते हैं। और उनके जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, स्पेशली उनकी ड्यूटी है कंपनी जाकर अवेयर करें। और आपने देखा था शायद, मैंने 10 साल में 100 से ज्यादा कंपनियों में जाके मैंने अवेयरनेस सेशन किया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था एट दैट टाइम। और कम से कम मैंने मैनेजमेंट के लिए 50 से ज्यादा वर्कशॉप किए। रिटायरमेंट के बाद भी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मैं वर्कशॉप लगाता हूं और कोई पैसा चार्ज नहीं करता इसके लिए। वर्कर की यदि कोई समस्या आती है, वर्कर की, उसकी समस्या के लिए मैं उनको कानून भी बताता हूं, लिखित में भी देता हूं, पर्सनली भी उनके साथ जाता हूं। और रात को चाहे 12 बजे मुझे फोन करें, मैं अटेंड करता हूं और कोई पैसा चार्ज नहीं करता। कोशिश करता हूं, गुंजाइश है तो चाय पिला देता हूं।